तो दोस्तों आज की जो फिल्म है इसका नाम है अगेंस्ट द सन। इस कहानी की शुरुआत 1942 से होती है जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया है। इसके बाद अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए अपने बहुत सारे प्लेन्स, टॉर्पीडो बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट्स को पैसिफिक ओशियन की ओर भेज देता है ताकि जापान के जितने भी पनडुब्बी होते हैं पैसिफिक ओशियन में उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। और जब ये अटैक करने जा रहे होते हैं तभी हमें एक एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग थे। ये थे पायलट हैरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टॉनी और एक रेडियो मैन जिसका नाम जिन था। ये लोग जब अपना काम करके वापस लौट रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। खराब मौसम की वजह से इन्हें एयरक्राफ्ट को चलाने में काफी दिक्कत होने लगती है और थोड़ी ही देर बाद ये अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। ये बादलों के काफी ऊपर उड़ रहे होते हैं और कई घंटों से उड़ान भरने की वजह से इनका फ्यूल टैंक भी खत्म होने को होता है। इस बीच जो जिन होता है वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उन्हें सही रास्ता का पता चल सके, पर खराब मौसम की वजह से इनको सिग्नल सही से नहीं मिल पा रहा होता है। फिर वो मोर्स कोड के जरिए भी संदेश भेजने का कोशिश करता है पर इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता है और अभी के पास जो बचा हुआ फ्यूल होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। इसलिए पायलट हैरोल्ड अपने साथियों से कहता है कि एयरक्राफ्ट में जितने भी जरूरत के सामान है वो आप सभी निकाल ले, क्योंकि हमारे पास जो बचा हुआ फ्यूल था वो भी खत्म हो चुका है और लैंडिंग के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। अब ये इस बड़े से विशाल समुद्र में लैंड करते हैं लेकिन प्रेशर की वजह से इनका एयरक्राफ्ट पानी में डूबने लगता है। यहाँ हैरोल्ड की सीट बेल्ट खुल जाती है लेकिन टॉनी और जिन का जो सीट बेल्ट होता है वो खुल नहीं रहा होता है, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट के साथ ही पानी में डूबने लगते हैं। ये डूबते ही चले जा रहे होते हैं। इनके चेहरे पर डर, घबराहट, बेचैनी साफ साफ झलक रही होती है। इनके सांस फूलने लगते हैं और इससे पहले कि ये एयरक्राफ्ट के साथ ही पानी में डूब जाते इनका सीट बेल्ट खुल जाता है और फिर ये तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाते हैं। हैरोल्ड उनकी मदद करता है और उन्हें एयरबोट पर बैठा लेता है। पहला दिन, सुबह का वक्त है। अब इनके पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। ये इस साउथ पैसिफिक ओशियन में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। जहाँ तक ये अपनी नजरें दौड़ाते हैं वहां तक पानी ही पानी दिखती है, इन्हें कोई किनारा तक नहीं दिख रहा होता है। इन तीनों को पूरा यकीन है कि यूएस नेवी इन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेगी और तभी कुछ ही देर बाद इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट जाते हुए दिखता है। हैरोल्ड कहता है कि हमारी एयरबोट काफी छोटी है इसलिए वो हमें देख नहीं पाएंगे, हमें पैराशूट को पानी में खोलना होगा। पर टॉनी कहता है कि हमारे पास पैराशूट कहाँ है, वो तो एयरक्राफ्ट के साथ ही हमारे सारे सामान डूब गए हैं। इसलिए अब ये तीनों अपने जैकेट को खोलकर उसे हिलाने लगते हैं और साथ ही आवाजें भी देते हैं, चिल्लाते हैं, पर वो एयरक्राफ्ट इनसे काफी ज्यादा दूर होती है जिस वजह से वो इन्हें देख नहीं पाते हैं और वापस चले जाते हैं। हैरोल्ड कहता है कि ये एयरक्राफ्ट हमें ही ढूंढने आया था, हमारे पास यही एक आखिरी मौका था जो हमने गंवा दिया, वो बार बार हमें एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आने वाले हैं। टॉनी कहता है कि हमें आशा रखनी चाहिए, वे जरूर हमें वापस ढूंढने आएंगे, लेकिन इन्हें भी पता है कि इस विशाल समुद्र में इन्हें ढूंढ पाना कितना मुश्किल है। हैरोल्ड जो सबों का सीनियर है कि उन्हें किसी तरह से समुद्र के किनारे पहुंचना है। हैरोल्ड उनसे कहता है कि हमारा सफर काफी लंबा होने वाला है इसलिए हमें अपने जूते निकालने होंगे। वो हैरोल्ड की बात मानते हुए अपने जूते निकाल लेते हैं, पर इनका एयरबोट काफी ज्यादा छोटा होता है, इनमें जरा सा भी जगह नहीं होता है। इसलिए हैरोल्ड उनसे कहता है कि हमें अपने जूते पानी में फेंकने होंगे। हैरोल्ड की बात मानते हुए ये अपने जूते फेंक देते हैं, पर जब ये हैरोल्ड के हाथों में उसके जूते को देखते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं क्योंकि उसने अपने जूते नहीं फेंके थे। इस पर वो हैरोल्ड से नाराजगी में पूछते हैं कि आपने अभी तक अपने जूते क्यों नहीं फेंके। हैरोल्ड कहता है कि अगर हमें जमीन मिल जाती है तो हमें से किसी न किसी को तो चलना ही होगा, हो सकता है कि मदद लाने में समय लग जाए, इसलिए मैंने जूते नहीं फेंके। अब इस तरह से इनका समुद्र में पहला दिन बिना खाना पानी के निकल जाता है। इनके पास एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी एयरबोट काफी छोटी होती है, इसलिए ये तय करते हैं कि ये बारी बारी से सोएंगे। रात को इस बड़े से विशाल समुद्र में इन्हें डर भी लग रहा होता है क्योंकि यहाँ हवाएं का बहना एक अलग ही खामोशी का एहसास करवा रही थी। रात को हैरोल्ड उनसे कहता है कि क्या यहाँ पे किसी को पानी पीना है, क्योंकि हैरोल्ड को पानी प्यास लगी थी और ये देखते हुए अपने साथियों से पूछा कि हो सकता है कि उन्हें भी पानी प्यास लगी हो। हैरोल्ड कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि हमारे पास पानी नहीं है, जिसके बाद हैरोल्ड अपने जूते निकालता है और उसमें यूरिन करता है, फिर वो अपने ही यूरिन को पी जाता है। अगली सुबह हैरोल्ड उनसे कहता है कि यहाँ हम फंस चुके हैं लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। अभी हमारी बोट हाईवे की तरफ जा रही है जो कि यहाँ से लगभग 1900 माइल दूर है और हमारे जो पीछे था वो साउथ अमेरिका है जो हमारे यहाँ से 6000 माइल दूर है। हैरोल्ड एक पायलट है इसलिए उसे सारे दिशाओं डायरेक्शन का पता होता है।
वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो कुछ ही हफ्तों में हम वहां पहुंच सकते हैं। पर टॉनी कहता है कि बिना खाना पानी के हम कुछ हफ्ते क्या, कुछ ही दिन में मर जाएंगे। तो जिन कहता है कि बेवकूफ, हम समुद्र में हैं, यहाँ काफी सारी मछलियां हैं। फिर ये एयरक्राफ्ट पर पड़े सामान को चेक करते हैं तो इन्हें एक मैगजीन मिलता है। ये मैगजीन में से उसके स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं और उससे मछली को पकड़ने का कांटा बना लेते हैं। फिर वो उस कांटे को पानी में फेंक देते हैं और उसमें मछलियों को फंसने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद इनके कांटे में एक मछली फंस भी जाती है। ये उस मछली को खींचने लगते हैं। उस मछली को खींचने में इन्हें काफी जोर लगानी पड़ रही होती है और तभी रस्सी टूट जाती है। उनका बनाया हुआ कांटा भी रस्सी में नहीं होता, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई उनसे भी ज्यादा भूखा है। यहाँ धूप काफी ज्यादा तेज होती है और ये जीन से सहा नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो पानी में कूदे जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब भी आ जाओ। टॉनी भी उसके बुलाए पर कूदने वाला होता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पानी में शार्क है। वो जिन को जल्दी से बोट पर आने को कहते हैं, पर जिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। वो नहाने में मग्न होता है, पर टॉनी जब उसे चिल्लाकर कहता है कि वहाँ पानी में शार्क है तो वो तुरंत से वापस बोट में आ जाता है। इनके सामने एक और मुसीबत थी जो शार्क की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। इन्होंने ना ही खाने का एक नेवाला खाया है, ना ही पानी का एक बूंद। भले ये समुद्र में है, इनके चारों तरफ पानी ही पानी है, पर ये इस खारे पानी को पी नहीं सकते हैं क्योंकि अगर ये समुद्र के पानी को पीते हैं तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इनके शरीर में जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। इन 5 दिनों में ये काफी कमजोर हो चुके थे। टॉनी को हेलुसिनेशन भी हो रहा होता है। टॉनी को प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो समुद्र का पानी पीने लगता है, पर हैरोल्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा सुखा देगा। यहाँ हैरोल्ड उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से ये सभी यहाँ फंसे हैं। जिन को सिग्नल मिल चुका था कि उन्हें ईस्ट की ओर जाना था और ये बात उसने हैरोल्ड को बताई भी थी, पर उस वक्त हैरोल्ड को थोड़ी वक्त के लिए नींद आ गई थी और उसने जिन की बात सुन नहीं पाई। और जब उसकी आंख खुली तो वे रास्ता भटक चुके थे। वहीं हैरोल्ड को अचानक से याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल को निकालकर उनसे कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं कि अभी हम कहाँ हैं और किस तरफ हमें बढ़ना है। इससे हमें आसानी होगी किनारे तक पहुंचने में। वो अपने एयरबोर्ड पर ही उस जगह का मैप बनाता है जो उसके दिमाग में होता है। फिर जब उसे अपने लोकेशन का पता चलता है तो वो कहता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें अपने बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा। अब इसके लिए ये अपने लाइफ जैकेट की मदद से एक लंगर बनाते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं ताकि उनकी बोट आगे ना बढ़े। और होता भी ऐसा ही है, उनकी बोट रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है। फिर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके पास जल्द से जल्द मदद आ जाए। वहीं रात को जब ये सभी सो रहे होते हैं तभी वहाँ अचानक से बारिश होने लगती है और आज कई दिनों बाद इन्हें पानी नसीब हुआ है। ये पेट भर के पानी पीते हैं। अगली सुबह जिन जब मछलियों को पकड़ रहा होता है तो हैरोल्ड उससे कहता है कि मानना पड़ेगा कि मैंने तुम जैसा पेशेंस रखने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। यहाँ पर जिन ही है जो खाने के लिए मछलियों को पकड़ना अभी तक नहीं छोड़ा है। हालांकि वो कई दिनों से ट्राई कर रहा होता है कि उसके जाल में कोई मछली फंसे, पर अभी तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। और हैरोल्ड और टॉनी इसे थक कर बैठे होते हैं क्योंकि उनसे जिन की तरह सब्र रखना नहीं हो पा रहा था। अब जिन अपनी जेब से एक चाकू निकालता है तो हैरोल्ड कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, इस चाकू को जल्द से अंदर रखो क्योंकि ये चाकू ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे अगर एयरबोर्ड पर जरा सा भी टच हुआ तो हम सब के सब डूब जाएंगे। तो इस तरह का पागलपन मत करो, चाकू को अंदर रखो। पर जिन ऐसा नहीं करता। वो मछलियों को पकड़ने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने लगता है और जब वो पानी में मछली को देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है और यहाँ उसे लगता है कि उसने गलती से चाकू एयरबोर्ड पर मार दी। वो ये बात हैरोल्ड को बताता है कि मुझे माफ करना, मुझसे गलती से एयरबोर्ड पर चाकू लग गई। हैरोल्ड कहता है कि चाकू वहां से मत निकालना, नहीं तो हम सब के सब डूब जाएं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चाकू एक मछली को लगी और ये एक शार्क का बच्चा था। वो काफी मशक्कत के बाद उस शार्क के बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसे बोट पर लाकर मार देते हैं। उसके पेट से काफी सारी छोटे छोटे मछलियां भी निकलते हैं और आज इन्हें यहाँ समुद्र में पूरे 7 दिनों के बाद खाना का पहला निवाला नसीब हुआ है, इसलिए ये काफी खुश भी होते हैं। ये उस मछली को खाते हैं और अब इनमें थोड़ी सी ताकत आ चुकी है और इनकी उम्मीदें भी बढ़ी है। थोड़ा वक्त गुजरता है और जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ उनके पास बहुत सारे शार्क मछलियां आ जाते हैं, जिससे कि ये सभी डर जाते हैं। दरअसल इन्होंने जिस शार्क मछली के बच्चे को खाया था उसके खून के बूंदे पानी में जा मिली थी और उसी के स्मेल से यहाँ पर सारे शार्क आ गए। लेकिन वो शार्क इन्हें कुछ भी नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब दिन गुजरने के साथ साथ इनमें फिर से कमजोरियां आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसके बाद इन्होंने कुछ भी खाया नहीं होता है। वहीं एक रात जब जिन पानी में हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क मछली उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो जैसे तैसे शार्क के मुंह से अपने हाथ को बाहर निकालता है
और यहाँ उसके लिए अच्छी बात यह थी कि उसे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था। अब इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 15वें दिन टॉनी अपनी जेब से गन निकालता है और उससे अपने आप को शूट करने की सोचता है, पर तभी जीन उसके हाथ में गन को देख लेता है और कहता है कि तुम शांत रहो, बिल्कुल भी मत हिलना, मुझे ये गन दो। टॉनी उससे गन दे देता है और यहाँ हम देखते हैं कि बोट पर एक परिंदा बैठा हुआ है और ठीक पास में हेरोल्ड सो रहा है और जीन उस पंछी को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर हेरोल्ड घबरा जाता है, वो हड़बड़ा जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि इन्होंने एक पंछी को मार गिराया है तो वो पंछी को लाने के लिए पानी में कूद जाता है। पर जब वो पंछी को लेकर वापस आने लगता है तो वहाँ एक शार्क आ जाती है। टॉनी और जीन उससे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे शार्क है, तुम जल्दी से बोट पर आ जाओ। हेरोल्ड तेजी से बोट की तरफ जाने लगता है और इससे पहले कि शार्क उस पर झपटा मारती वो हेरोल्ड को ऊपर खींच लेते हैं और आज 2 हफ्ते बाद इन्हें 15वें दिन खाने का दूसरा निवाला नसीब हुआ है। ये ज्यादा तो नहीं होता है, पर इसे खाकर इनमें थोड़ी एनर्जी आ जाती है और अब देखते ही देखते इन्हें समुद्र में फंसे पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इन 20 दिनों में इन्होंने सिर्फ 2 बार ही खाना खाया होता है और वो भी ज्यादा नहीं होता। अगली सुबह जब हेरोल्ड उठता है तो वो देखता है कि उसके साथी काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा कि तीनों ने मिलकर तय किया था कि वो सही दिशा को देखकर आगे बढ़ेंगे। हेरोल्ड उनसे कहता है कि तुम्हें हवा का रुख देखना चाहिए, पर दोनों के दोनों उसी पर ही गुस्सा करते हैं क्योंकि उसके ही वजह से ये सभी यहाँ फंसे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से तो हम यहाँ फंसे हैं, अगर तुम बीच में नींद ना लेते तो हम यहाँ ना फंसते। हेरोल्ड अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उनसे माफी मांगता है। हेरोल्ड ठान लेता है कि वो उनकी जान बचा कर रहेगा। वो अपने जूते को निकालता है और चाकू से काटने लगता है और उनसे वो 2 चप्पू बना लेता है ताकि वो उस डायरेक्शन में जा सके जिधर वो जाना चाह रहे हो। ये जूते के बनाए चप्पू की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ वक्त बाद ही ये थक जाते हैं क्योंकि ये पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। 30वें दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी बेजान बेहाल पड़े हुए हैं, इनके पास बोलने की भी शक्ति नहीं बची होती है। ये समझ चुके हैं कि अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। ये अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी उसी रात वहाँ बारिश होने लगती है जिससे इनमें थोड़ी जान आ जाती है। पर देखते ही देखते वहाँ का मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। अब तूफान की वजह से जो इनकी राफ्ट होती है वो पलट जाती है और यहाँ टॉनी को सही से तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों टॉनी को ढूंढने लगते हैं और तभी ये देखते हैं कि टॉनी राफ्ट को पकड़े हुए दूसरी तरफ है। ये बोट को सीधा करते हैं और सबसे पहले ये टॉनी को बोट पर लाते हैं, फिर एक दूसरे की मदद से तीनों बोट पर चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये बड़े ही मुश्किल से तूफान का सामना करते हैं। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि ये तीनों बुरी तरह से थके बेचैन होते हैं क्योंकि रात तूफान की वजह से जो इनमें बची कुची एनर्जी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब ये समझ चुके हैं कि ये अब मरने वाले हैं। हेरोल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है जिनको टॉनी की बहन समुद्र में बैठे हुए दिख रही होती है, जिससे वो बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। हेरोल्ड मरने से पहले एक बार फिर इनसे माफी मांगता है, पर तभी टॉनी थोड़ा हिम्मत दिखाता है। वो कहता है कि हम ऐसे नहीं मर सकते, हम जरूर अपने घर पहुंचेंगे। वो अपने हाथों से चप्पू चलाना शुरू करता है और उसके हौसले की वजह से ये भी उसकी मदद करने लगते हैं, पर कुछ ही वक्त बाद इनका हौसला भी जवाब दे देता है क्योंकि इनमें जरा सा भी एनर्जी नहीं बची है। अब 34वें दिन हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मर चुके हैं, पर ये मरे नहीं होते हैं। दरअसल ये इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि इनके आंखें भी बहुत ही मुश्किल से खुल पा रही होती है। जिन लड़खड़ाता हुआ अपने मुंह से कहता है कि मैंने एक टापू देखा है। हेरोल्ड कहता है कि ऐसे ख्वाब मुझे कई दफा आ चुके हैं। वो मरने से पहले समुद्र का पानी पी लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो अब मरने वाला है। तभी जिन कहता है कि दोस्तों वो टापू मुझे भी दिखा था और यकीन मानो वो टापू मुझे अभी भी दिख रहा है। और जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें सच में दूर एक टापू दिखाई देता है। टापू को देखते ही इन्हें अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि ये पिछले 34 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और वो भी बिना खाए पिए, जिसके बाद ये अपनी पूरी ताकत के साथ बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और इस तरह से ये आखिरकार किनारे तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी। ये जमीन को पाकर इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। वहीं कुछ दूर में इन्हें 2 झोपड़ दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई न कोई यहाँ इस आइलैंड पर है। ये उस झोपड़पट्टी की ओर चल पड़ते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अब कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि इन्होंने अपने उस छोटे से बोट 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर तय किया। हेरोल्ड को नेवी की तरफ से अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसने इस मुश्किल घड़ी में अपने क्रू को अच्छे से लीड किया। दोस्तों ये कहानी एक असल घटना पर आधारित है और यही वो तीनों है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हेरोल्ड